हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग यूनिटेरिया बिहार तथ्य संग्रह की बिहार की अर्थव्यवस्था का संपूर्ण क्लास कर लेंगे और इस एक ही क्लास में आपकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। जहां जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं बिहार में, वो सारे इसी क्लास में कवर हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने। एक ही क्वेश्चन बचेगा मुश्किल से, बाकी सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इससे बाहर ना कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। आज हम ये फोर्थ नंबर चैप्टर है। अगर इससे पहले की हमारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट हमने बना दी है, आप उसमें चले जाइए, ठीक है, और सारी वीडियो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के कॉम्पिटिटिव दौर में दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी करना। उसके लिए मैं आपके प्रति पूरा समर्पित हूँ। तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप भी हमारे प्रति कुछ समर्पण का भाव दिखाएं। हमें आपसे समर्पण में कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा लाइक और दोस्तों सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं और उनसे भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। और कमेंट जरूर कीजिए अगर मुझ में कोई सुधार करना है। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पर कोई कमी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। चलिए, टाइम को ना बर्बाद करते हुए आज हम बिहार की अर्थव्यवस्था देखेंगे। एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर लगभग 24-25 में वर्तमान मूल्यों में 13.1% है, वर्तमान मूल्यों में, और स्थिर मूल्यों में 8.6% रही है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 आया दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। उसके अनुसार अगर हम वृद्धि दर देखें 24-25 की तुलना में, तो वर्तमान मूल्यों में 13.1% रही है और स्थिर मूल्यों पर यह वृद्धि 8.6% रही है, ठीक है। स्थिर मूल्य क्या होता है? जिस ईयर को हमने बेस ईयर माना है, ठीक है, उस ईयर से हमें ये स्थिर मूल्य निकालते हैं। और वर्तमान मूल्य दोस्तों करंट ईयर चल रहा होता है, ठीक है, जो साल चल रहा है या जो वर्ष चल रहा है उससे निकाला जाता है। बिहार की जीएसडीपी की वृद्धि दर लगभग 23-24 में 14.9% तक पहुंच गई है। तो ग्रॉस स्टेट जीडीपी जो है, वृद्धि दर 14.9% पहुंच गई है। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बिहार का डाटा है और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष फाइनेंशियल 2025 का डाटा है। फिर यहाँ बिहार का डाटा है और यहाँ पर भारत का 2023-24 का डाटा है, ठीक है। ये सकल मूल्य वर्धन से संबंधित है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये रोजगार से संबंधित है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, दोस्तों, तो बिहार की जो हिस्सेदारी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.3% रही है। वहीं पूरे भारत में 19.7% प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर रहा है, ठीक है। अगर रोजगार में प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी देखें तो 54.2% रही है। वहीं भारत, ये बिहार क्या है, बिहार में प्राइमरी सेक्टर के रोजगार में क्या है कि 54.2% की हिस्सेदारी रही है। वहीं भारत में 46.3% की हिस्सेदारी रही है। जब हम डाटा कोई कंपेरिजन के आधार पर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम समय तक हमें याद रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर ना होने के कारण हमें चीजें याद रहती हैं। अब ऐसे याद रखना, आप भारत बड़ा है इसलिए उसका सकल मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 19.7% है। बिहार छोटा सा राज्य है इसलिए उसकी हिस्सेदारी 18.3% है, लेकिन ये संपूर्ण बिहार का बता रहा है, ठीक है। तो भारत से छोटा होगा, इस तरीके से याद रखना। अब यहाँ बिहार में मजदूरी ज्यादा है तो 54.2% रोजगार में हिस्सेदारी है बिहार की, और पूरे भारत में 46.3%
रोजगार का हिस्सेदारी रहती है प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं द्वितीय क्षेत्र में बिहार की हिस्सेदारी 26.8% रही है, 26.8%। और भारत की हिस्सेदारी जो है द्वितीय क्षेत्र में 25.3% है। वहीं रोजगार क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र में 23.6% है और भारत की 24.0% है। तृतीय क्षेत्र यानी कि भाई सर्विस सेक्टर में 54.5% हिस्सेदारी बिहार की है सकल मूल्य वर्धन में, यानी बिहार की जो भी 100% इकोनॉमी है उसमें 54% हिस्सेदारी तृतीय क्षेत्र की है। भारत में 100% इकोनॉमी में 55% इकोनॉमी जो है वो हिस्सेदारी दोस्तों किसकी है, तृतीय क्षेत्र की। वहीं 100 में से 22.2% ये रोजगार की हिस्सेदारी है बिहार में, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में, और यहाँ पर 29.7% है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि सकल मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में बिहार की 18.3%, द्वितीय क्षेत्र में बिहार की 26.8% और तृतीय क्षेत्र में बिहार की हिस्सेदारी 55.8% है। वहीं दोस्तों भारत की हिस्सेदारी 19.60% और 25.3 55% है। इस तरीके से आप प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सेदारी याद रख सकते हैं। ऐसे ही रोजगार की हिस्सेदारी याद रखते हैं। सकल घरेलू उत्पादन करोड़ रुपए में अगर हम पैसे के आधार पर देखें तो वर्तमान मूल्य जो 24-25 के आधार पर कितना है, 9,91,997 करोड़, ठीक है, ये वर्तमान मूल्य पर है। 11-12 में हमारी 5,31,372 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। वहीं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में अगर हम देखें, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू वर्तमान कीमत पर 76,490 रुपए है प्रति वर्ष और स्थिर कीमत पर 40,973 रुपए प्रति वर्ष है। तो वर्तमान कीमत पर 76,490 याद रखना पूछता है और स्थिर कीमत पर वही जो पुराना वाला है 11-12 40,973, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पादन करोड़ रुपए में 9,91,997 करोड़ और वहीं वर्तमान मूल्य में अगर प्रति व्यक्ति आय देखें हम तो 76,490 रुपए है। अब बिहार का कुछ डाटा है जो हम देखते हैं अच्छी तरीके से कि क्या है दोस्तों। ये बिहार बजट 26-27 की कुल व्यय बजट के अनुमान लगभग इतना है 3,47,589.76 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बिहार बजट 26-27 का कुल व्यय बजट यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 3,47,589.76 करोड़ रुपए है, जो पूर्ववर्ती वर्ष से लगभग 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। पूर्ववर्ती वर्ष से 30,694 करोड़ रुपए अधिक रहा है ये, ठीक है। 26-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्यों में 13.1 लाख करोड़ रुपए है, वर्तमान मूल्यों में होने का अनुमान है। 25-26 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? तो सकल राज्य घरेलू वर्तमान मूल्य पर कितना 13.1 लाख अनुमान है और 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो है वो 9,91,997 रुपए है, ठीक है। 24-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन जो है वो 9,91,997 रुपए है तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पादन जो है 76,490 है, ठीक है। 2011-12 स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पादन हम देख ही चुके हैं, ये भी और ये भी 40,973 ये भी, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम प्रति व्यक्ति यानी कि वाला जिला जो है पटना है 1,31,332, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम पटना की है 1,31,332 रुपए, ठीक है, ये एवरेज पड़ता है। उसके बाद बेगूसराय है 61,556 रुपए बेगूसराय। उसके बाद मुंगेर आता है 54,469 रुपए, ठीक है। तो पटना के बाद बेगूसराय के बाद क्या आता है मुंगेर, तो याद रखना, ठीक है। सबसे कम प्रतिशत यानी कि जीडीपी वाला जो जिला है वो शिवहर है 22,000। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम सबसे कम किसकी है, शिवहर की है। उसके बाद अररिया की है, अररिया के बाद क्या है सीतामढ़ी की। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है वो शिवहर की है। शिवहर के बाद दोस्तों उससे ज्यादा किसकी है, अररिया की है। उससे ज्यादा किसकी है, सीतामढ़ी की है। तो याद रखना SAS, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी।
सबसे कम किसकी है? शिवहर की। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं बिहार बजट 2026-27 के अनुसार आय और व्यय का वितरण क्या रहा है। आय का वितरण और व्यय का वितरण क्या रहा है? रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंग जो है 45.49% यहाँ से पैसा आता है। केंद्र के जो करों में राज्य का अंश जो है वो 45.49%, लगभग 50% के आसपास वहां से आता है। राज्य सरकार का कर राजस्व जो है 18.92% है, यानी कि राज्य सरकार जो भी टैक्स या रेवेन्यू लेती है वो 18.92% है। लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट से जो आता है 17.81% आता है, 17.81%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92% लिया है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.9%। राज्य का विभिन्न राजस्व एवं ऋण वसूली जो है 2.85%। तो सबसे ज्यादा केंद्र राज्यों में, केंद्रों में अंश जो है, ठीक है, और फिर राज्य सरकार का कर राजस्व है, फिर लोक ऋण है, फिर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.92% है, लोक ऋण 17.18। रुपए कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाओं में 41.55% खर्च होता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सर्विस में। सामाजिक सेवा में, सामान्य सेवाओं में 28.12% खर्च होता है सामान्य सेवाओं में। आर्थिक सेवाओं में दोस्तों 23.39% खर्च होता है आर्थिक सेवाओं में। लोक ऋण की वापसी यानी कि जो ऋण की वापसी 6.52% लोक ऋण की वापसी की जाती है। ऋण और पेंशन यानी कि 0.41% जो ऋण है और पेशगियां हैं वो मतलब दी जाती हैं। सहायता अनुदान 0.01% सहायता अनुदान, अगर हमें किसी को सहायता देना है तो सहायता अनुदान 0.01% रहता है। ऋण और पेशगियां 0.4%, लोक ऋण की वापसी 6.52%, आर्थिक सेवाएं 23.39%, सामान्य सेवाएं 28.12%, तो सामाजिक सेवाएं 45 तो सबसे ज्यादा सामाजिक सेवाएं, उसके बाद सामान्य सेवाएं। फिर दोस्तों 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिश के अनुसार बिहार के केंद्रीय करों में 9.9% हिस्सा, 9.95% हिस्सा जो है वो मिलने का अनुमान है। जो 16वें वित्त आयोग हैं जिनमें 2000 रिकमेंडेशन चलेंगी 26 से 31 तक, उनने रिकमेंडेशन दी है बिहार के लिए कितना? लगभग 10%, 9.95% इनने कहा है। और 15वें वित्त आयोग ने आयोग ने 10.06% सिफारिश की थी 15वें वित्त आयोग ने, तो ये घटा है। 15वें वित्त आयोग की तुलना में 16वें वित्त आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वो बिहार के लिए घटी हैं, 9.95% आई है, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे कृषि, कृषि का क्या हाल है। बिहार एक मैदानी राज्य है जो कि हम संपूर्ण बिहार कवरेज में पढ़ चुके हैं, एक ही वीडियो में संपूर्ण बिहार कराया गया है। जो भूगोल है आप उसे अच्छी तरीके से प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, 2-2.5 घंटे की क्लास है 1.5 की स्पीड में। बिहार एक मैदानी राज्य है, बिहार का लगभग 96% भाग मैदान है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार एक कैसा राज्य है दोस्तों? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के भूभाग में कृषि का सघनता क्या है? अगर हम सकल फसल क्षेत्र देखें कि कितने एरिया में सकल फसल क्षेत्र होता है, तो 82.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वाले में सकल फसल का क्षेत्र है। शुद्ध निबल बुआई कितने में होती है? 54.12 लाख क्षेत्र में निबल बुआई होती है। और सकल सिंचित क्षेत्र मतलब 67.33 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। और फसल सघनता वाला 152% जो है फसल सघनता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सकल फसल क्षेत्र जो है वो 82.07 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध निबल बुआई 54.12% क्षेत्र में होती है। सकल सिंचित क्षेत्र यानी ऐसा कितना क्षेत्र है जिसमें सिंचाई हो जाती है, तो 67.33 क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है। वहीं सघनता यानी डेंसिटी देखें तो 152% रहती है। उसके बाद जो है कि सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वनांकिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 22% है, ठीक है। जो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वनांकिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 22% है। कितना? 22%। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल जो थी वो चावल थी। सर्वाधिक उपजाई जाने वाली कितनी? 9,934,000 टन, ठीक है, 9,934,000 टन इतना रहा है। दूसरी मुख्य फसल जो है वो गेहूं रहा है, 7800
27,000 टन, और तीसरी मुख्य फसल मक्का रहा है। तो चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मक्का, ये रहा है। ठीक है। वर्ष 2024-25 में 24-25 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 247.82 लाख टन रहा है, पहुंच गया था। 24-25 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 4.3% रहा है। ठीक है। 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 4.3% रहा है, गेहूं का उत्पादन 7.1% रहा है तथा मक्का का उत्पादन 12.6% रहा है। तो याद रखना, 24-25 में पिछले वर्ष तुलना में चावल का उत्पादन 4.3%, गेहूं का 7.1% और मक्का 12.6% योगदान रहा। बिहार में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सेदारी लगभग 40% है। बिहार में जितना अनाज दोस्तों उत्पादन होता है उसमें 40% हिस्सेदारी जो है वो चावल की है। उसके बाद 32% हिस्सेदारी गेहूं की है, मक्का की 27% है। तो वही हिसाब चल रहा है, चावल, गेहूं और मक्का प्रमुख फसल और उसके उत्पादन या उत्पादकता वाले जिले जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस प्रकार दिए हुए हैं। चावल जो है सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, वो जिला जो है रोहतास में सबसे अधिक मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है, क्योंकि सोन नदी वहां से बहती है और सोन नदी ने एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण किया है। रोहतास जो है 4,387 किलोग्राम हेक्टेयर चावल का उत्पादन करता है। ठीक है। और सबसे कम उत्पादन वाला जिला चावल का जो है मुजफ्फरपुर है। सबसे कम उत्पादन कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर। 1916 किलो प्रति ग्राम हेक्टेयर में निकलता है, 1916। और रोहतास में 4,387 किलोग्राम, ठीक है, प्रति हेक्टेयर में निकलता है। गेहूं जो है, गेहूं भी सबसे अधिक मात्रा में रोहतास में उगाया जाता है। ठीक है। गेहूं का उत्पादन भी सबसे अधिक मात्रा में रोहतास में है। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला यहाँ रोहतास है और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला यहाँ बेगूसराय है। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले में अगर हम बात करें तो रोहतास है गेहूं में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला क्या है? बेगूसराय। ठीक है। और सबसे कम जो है वो औरंगाबाद में है। मक्का पूर्णिया में उगाया जाता है, लेकिन उत्पादकता अररिया में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। मक्का सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य जिले जो है उत्पादन करता है पूर्णिया, लेकिन उत्पादकता कहाँ है? ठीक है, अररिया में। अभी आपको उत्पादन और उत्पादकता समझ में नहीं आती होगी। उत्पादन दोस्तों क्या होता है कि प्रति हेक्टेयर कितना एरिया में उत्पादन किया जाता है, और उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर में कितना निकल रहा है। ठीक है, कितना निकलना होता है, कितना निकलता है। मान लीजिए 100 हेक्टेयर एरिया है, उसमें 40 किलो या 40-50 किलो गेहूं निकला, उस तरीके से उत्पादकता होती है। ठीक है। दलहन क्या है? दलहन सबसे ज्यादा पटना में सर्वाधिक उत्पादन जिला है, और उत्पादकता जिला वाले भी पटना है, लेकिन सबसे न्यून उत्पादन सारण में होता है दलहन का। इकोनॉमी दोस्तों एक फैक्चुअल डाटा वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें आप बोरिंग ना हो, बस याद करने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो आप छोड़ के आने से तो रहे, लगा के आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो गलत ही लगा के आएंगे। तो इससे अच्छा है कि पढ़ लीजिए। तो बिहार में क्षेत्रफल अगर हम बात करें, बिहार में फसल क्षेत्र जो है 24-25 के अनुसार अनाज जो है वो 89.2% में उगाया जाता है। अनाज 89.2% में अनाज उगाया जाता है। दलहन जो है उसके बाद क्या आते हैं? दलहन फसलें आती हैं। दलहन 6% एरिया में दलहन उगाया जाता है। उसके बाद ईख जो है 2.6% में ईख। उसके बाद तिलहन मतलब तेल वाली चीजें 1.4 में। उसके बाद रेशेदार फसल। तो सबसे ज्यादा अनाज हो गया, अनाज के बाद दलहन, दलहन के बाद जो होता है वो ईख आती है, गन्ना, उसके बाद तिलहन। इस तरीके से आप घटते क्रम में याद रखिए, पूछ सकता है। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन कौन करता है? आलू का सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन पटना करता है। आलू, आलू की सबसे बड़ी मात्रा में कौन उत्पादन करता है? पटना उत्पादन करता है। प्याज सबसे बड़ी मात्रा में नालंदा उत्पादन करता है। प्याज दोस्तों सबसे बड़ी मात्रा में नालंदा उत्पादन करता है। बैगन सबसे बड़ी मात्रा में नालंदा, और फूल गोभी सबसे बड़ी मात्रा में नालंदा। तो याद रखना, आलू को आप पटना में, बाकी प्याज, बैगन और फूल गोभी सब नालंदा में। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला जो है वो रोहतास है। सबसे ज्यादा फसल डेंसिटी रोहतास में पाई जाती है, तथा शिवहर और सीतामढ़ी में रहता है। ठीक है।
सबसे अधिक जो है डेंसिटी रोहतास में रहती है, उसके बाद सेभर, उसके बाद सीतामढ़ी, याद रखना। सबसे कम फसल सघनता वाला जगह जो है, सबसे कम फसल डेंसिटी जो है वो मुंगेर में है, सबसे कम। सबसे अधिक याद रखना रोहतास, सबसे कम जो है मुंगेर में। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। 24-25 में 58.8 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 85% मखाना बिहार में उत्पादन होता है। बिहार में मखाना का उत्पादन पूरे देश से लगभग 85% होता है। देश में लीची उत्पादन में बिहार पहला स्थान पर है। बिहार लीची उत्पादन में कैसा है, पहला स्थान पर आता है, जिसका कुल उत्पादन लगभग 348.3 हजार टन होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ठीक है, 13 जिलों में एक जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। यह 13 जिले हैं, पटना है, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। इन जिलों में कुछ थोड़ी चीजें ऊपर छूट गई हैं, उसे हम देख लेते हैं एक बार। कृषि के क्षेत्र में बिहार के नए प्रयास क्या क्या है। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत की गई है। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत की गई है। वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना की गई है। आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना वैशाली में। ठीक है, क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहद उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन पराग की शुरुआत की गई है और मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। तो किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत, वैशाली में क्या आदर्श बागवानी केंद्र पान के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वर्ष 2024-25 में एनपीके उर्वरक की सर्वाधिक खपत जो है वो पूर्णिया ने की है, एनपीके की। ठीक है, जिले में हुई है। बिहार के सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया है। बिहार में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई भी रासायन की खपत की जाती है तो यूरिया। कुछ नहीं है, ले जाइए 200-300 कट्टा और डाल दीजिए, बस उसके नुकसान फायदे नहीं देखना है, डाल दीजिए। चलिए कोई ना, प्रमुख फसल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिले हमने देख लिए हैं। उसके बाद अब हम कुछ और देखते हैं कि सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले हैं। केला सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन मधुबनी में होता है, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद वैशाली में। तो मधुबनी में होता है, कटिहार में और वैशाली में। ठीक है, तो केला उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है, मधुबनी में, उसके बाद कटिहार में, उसके बाद वैशाली में। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन वाले 3 जिले हैं। अमरूद रोहतास में, जैसे गेहूं और धान का उत्पादन होता है रोहतास में, पटना में और वैशाली में। तो रोहतास, पटना और वैशाली, इस तरीके से आप याद रखना। सर्वाधिक लीची उत्पादन वाला जिला भाई मुजफ्फरपुर है आपका, फिर उसके बाद वैशाली है, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक है, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला जो है वो कौन है, दरभंगा में सबसे अधिक मात्रा में आम उत्पादन जाते हैं, फिर पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, फिर वैशाली आम उत्पादन में। तो दरभंगा पहले नंबर पर, पहले नंबर का याद रखना, बाद में आपको याद ही आ जाएगा। अगर क्रम भी पूछेगा तब भी आपको याद रह जाएगा। अगर मधुबनी याद रहा तो केला उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद एम के भी याद करके रख लेना, मधुबनी, कटिहार और वैशाली केला में। ठीक है, फिर अमरूद में दोस्तों वही रोहतास, पटना, वैशाली, रोहतास, पटना और वैशाली। सर्वाधिक लीची उत्पादन वाले 3 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले हैं, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। आम से याद रखना दरभंगा। तो वर्ष 2012 में अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार, 5 बार। 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। याद रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। कब कब मिल रहा है, 2011-12 में चावल के लिए मिला है दोस्तों, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में भी मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए। तो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से प्रदान किया गया है, जिसमें 2 बार मक्का के लिए, 2 बार गेहूं के लिए, 1 बार चावल के लिए। 11-12 याद रखना, 12-13, फिर 15-16, 16-17, फिर 17-18। ठीक है, याद रखना। बिहार में कृषि के लिए समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप तैयार किए गए हैं। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप जो आता है वो 2008 से 2012 रहता है, 4 साल के लिए। द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 2017 रहता है, 5 साल के लिए। तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2012 रहता है
और तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 कर दिया गया था। ठीक है, तृतीय। अब इस टाइम चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है कृषि, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा। तो फोर्थ कृषि रोड मैप जो है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चलेगा। ठीक है, 2028 तक चलेगा। इस रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि आधुनिकीकरण, ठीक है, आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। जो कृषि रोड मैप, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है, उसमें बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है और ये स्टार्ट की गई थी 18 अक्टूबर 2023 को और ये लास्ट तक चलेगी 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, फिर बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार किस किस तरीके के बिहार में फसल उत्पादन की जाती है। रबी की फसल, रबी फसल यह अक्टूबर से नवंबर माह की में बुआई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में क्यों गेहूं आता है, चना आता है दोस्तों, सरसों आती है, मटर आती है, आलू रबी की फसल है, जौ रबी की फसल इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू और जौ। फिर उसके बाद खरीफ की फसलें आती हैं, जून से जुलाई में माह में बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर महीने में काट ली जाती है। धान सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। गन्ना खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, ज्वार जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। बाजरा भी खरीफ है, मक्का भी खरीफ है और अरहर की खेती भी खरीफ है। तो धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। जायद फसलें क्या हैं? यह रबी एवं खरीफ के बीच की 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल होती है। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। जैसे मक्का जायद फसल का भी उदाहरण है। जूट जायद है। मरुआ तरबूज, ककड़ी मूंग, लोबिया पत्तेदार सब्जियां, ये सब किसकी हैं? लोबिया, मूंग, ये सब जायद के उदाहरण हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना है रबी की और खरीफ की। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रबी और खरीफ की फसलें। बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग कौन कौन से? अप्रैल 2026 तक का इसमें डाटा है। कौन कौन से बिहार के उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ये जो है हस्तशिल्प क्षेत्र में मिले हैं जीआई टैग। कौन कौन से? मधुबनी चित्रकला संबंधित है किससे? मिथिला से। तो मधुबनी चित्रकला जो है मिथिला से संबंधित है, उसे मिला है। ठीक है, सिक्की घास शिल्प जो है उत्तर बिहार को मिला है सिक्की घास शिल्प के लिए। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर और सिल्क जो है भागलपुर के लिए। मंजूसा आर्ट भागलपुर के लिए। पिपली वर्क जो है भागलपुर के लिए। और पत्थर कट्टी स्टोन 2025 में मिला है। पत्थर कट्टी स्टोन क्या आता है? पत्थर कट्टी स्टोन जो गया जी को मिला है पत्थर कट्टी स्टोन और ये हस्तशिल्प के सब उदाहरण है। हाथों से पत्थर काट काट कर एक बहुत अच्छी डिजाइन बनाई जाती है, तो उसे पत्थर कट्टी स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये गया जी को मिला है। बाकी पिपली वर्क, मंजूसा आर्ट और सिल्क ये भागलपुर को मिला है। वहीं सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर को मिला है और सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार और मधुबनी तो पता ही है मिथिला वाले रीजन के लिए प्रसिद्ध है। मिष्ठान भंडार में सिलाव खाजा, सिलाव खाजा जो है वो सिलाव नालंदा की मिठाई है और इसे मिष्ठान भंडार में इसे प्रदान किया गया जीआई टैग, सिलाव खाजा। उसके बाद कृषि वाले क्षेत्र में किस किस क्षेत्रों को मिला है? जर्दालू आम को, हाँ जी ये भागलपुर का जर्दालू आम बहुत ही फेमस आम है, जीआई टैग प्राप्त है। करतनिया चावल जो है भागलपुर का करतनिया चावल है, इसे प्राप्त है। और मगही पान जो है औरंगाबाद, नवादा और पटना का क्षेत्र में मगही पान का उत्पादन किया जाता है। शाही लीची भाई मुजफ्फरपुर के लिए शाही लीची बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी में मिथिला मखाना पाया जाता है। और मरचा धान जुड़ा 2023 में पश्चिम बंगाल जुड़ा है मरचा धान। ठीक है, मरचा धान। अब कुछ आते हैं सिंचाई। सिंचाई के लिए बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन है कौन कौन से? नहर है, नलकूप है, पाइप है, तालाब है एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 में बिहार में सिंचाई लगभग 67.33 लाख हेक्टेयर हो गया। और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो नलकूप से होती है। बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र जो है वो रोहतास का है। सबसे ज्यादा सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास का है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र सबहर का है, पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र किसका है? रोहतास का है।
और सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है वो शिवहर का है। अब सिंचाई के साधन, प्रतिशत, क्षेत्र और क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी मात्रा में सिंचाई जो है वो नलकूप से होती है। लगभग 65% सिंचाई जो है बिहार में 65.31% नलकूप से होती है। अगर एरिया की बात करें तो 4347 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है। नहरों से सिंचाई होती है 29%। तो नलकूप के बाद नहर आ जाते हैं। उसके बाद तालाब से सिंचाई होती है 1.93%। अन्य चीजों से 3.24% सिंचाई होती है। तो नलकूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नहर, उसके बाद तालाब। ठीक है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। सबसे अधिक मात्रा में नल की सिंचाई जो होती है पूर्णिया में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित वाला जिला है वो रोहतास, क्योंकि सोन नदी यहाँ से जाती है, यहाँ पर नहरें काफी हैं। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला दरभंगा है। तो तीनों फैक्ट जो है वो अलग अलग है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो पूर्णिया है, नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास है, और तालाब से सर्वाधिक दरभंगा है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पशुपालन देखते हैं, पशुपालन में क्या योगदान है बिहार का। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन माना जाता है। आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या लगभग 365.4 लाख थी। जो वर्ष 2023-24 में पशु उत्पादन की स्थिति जो इस प्रकार है। अगर हम बात करें दुग्ध उत्पादन में तो 128.53 लाख टन दूध उत्पादन करता है बिहार। ठीक है। अंडा उत्पादन में 344 करोड़ अंडे प्रति वर्ष उत्पादन करता है। मछली उत्पादन में 8.73 लाख टन मछली, और मांस उत्पादन में 3.9 लाख टन। ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूध में सबसे बड़ी मात्रा में दूध, फिर उसके बाद क्या आता है अंडा, ठीक है, एग, उसके बाद फिश, ठीक है, फिश आता है फिश, उसके बाद मांस प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन में। बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत एवं अग्रणी जिले। पशुओं की गणना 2019 के हिसाब से गाय एवं बैल 154 लाख गाय और बैल हैं। ये 42.1% के साथ पूर्णिया पहले स्थान पर है। पूर्णिया पहले स्थान पर है। ठीक है। पूर्णिया पहले स्थान पर, और किसमें था, नलों से जो सिंचाई वाला क्षेत्र था पूर्णता पूर्णिया था उससे। भैंस जो है 77.20 लाख भैंस है, लगभग 21.2%, जो मधुबनी रीजन में सबसे अधिक मात्रा में अगली जिला है भैंसों का। बकरी 128 लाख, लगभग 35%। अररिया में सबसे अधिक मात्रा में बकरियां पाई जाती हैं। उसके बाद मुर्गी और बतख कटिहार में पाई जाती हैं। ठीक है। तो याद रखना, गाय और बैल पूर्णिया, भैंस जो है मधुबनी, बकरी जो है अररिया, मुर्गी बतख कटिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 230 लाख टन रहा है। 230 लाख टन हॉर्टिकल्चर का उत्पादन रहा है। उसके बाद हम खनिज देखेंगे, खनिज में क्या बिहार समृद्ध है कि नहीं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी या फिर भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभक्त किया गया है। ठीक है। धात्विक खनिज या अधात्विक खनिज में विभक्त किया गया है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया गया। ठीक है। बिहार से झारखंड जब विभाजन हुआ तो पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था, लेकिन विभाजन के पश्चात खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% ही शेष रह गई बिहार में, 2 से 3%, और संपूर्ण क्षेत्र जो है वो किसमें पहुंच गया, झारखंड में पहुंच गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ झारखंड वाले रीजन में, वेस्ट बंगाल विभाजन से पूर्व ये सारी चीजें थी। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यांचल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। हमें जो संपूर्ण बिहार की क्लास थी उसमें ये सारी चीजें माइंड मैप से के थ्रू दिखाई गई हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई गई हैं। तो आपको, अगर आपने वो क्लास की होगी तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी आपको पता होंगी कि कौन कौन से जिले में पाई जाती हैं, और विंध्य क्रम की चट्टानें भी आपको पता होंगी कौन कौन से जिले में पाई जाती हैं। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये मैंने वीडियो में सारी चीजें कवर कराई हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जो है वो चूना पत्थर है, पायराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्टरजाइट है और बॉक्साइड। ठीक है। 5-6 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टरजाइट और बॉक्साइड। खनिज उत्पादन जिले या क्षेत्र देखें, विशेषताएं और उसकी क्या है।
चूना पत्थर सबसे बड़ी मात्रा में रोहतास के पहाड़ी और कैमूर वाली पहाड़ी रीजन में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चूना पत्थर सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ, रोहतास में पाया जाता है, रोहतास पहाड़ी क्षेत्र और कैमूर में। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल जो है वो यही मिलता है, चूना पत्थर वाला। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है, जी हाँ, क्योंकि जहां जिस एरिया में चूना पत्थर मिलेगा वहां सीमेंट कारखाने स्थापित होंगे। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा इंडस्ट्री है, दूर ज्यादा स्थापित नहीं कर सकते हैं। चीनी उद्योग के शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चीनी का जो उद्योग है उसका चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्पात में। ठीक है, इस्पात में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेरे भाइयों, खनिज अगर हम देखते हैं उत्पादन जिले और विशेषताएं क्या हैं, तो पायराइट जो है रोहतास के अमजौर और बंजरी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पायराइट कहाँ पाया जाता है, अमजौर और बंजरी में, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, रोहतास में पाए जाते हैं। भारत के कुल भंडारण का लगभग 95% बिहार जो है पायराइट उत्पादन करता है, 95%। 71 बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, उसमें 95% ऑप्शन भी था, लेकिन बिहार ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ठीक है, तो भारत के कुल भंडारण का 95% बिहार में पाया जाता है, 95%। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग और पेट्रोलियम शोधन में होता है। जो पायराइट है इसका उद्योग उर्वरक उद्योग में उपयोग होता है, कागज उद्योग में उपयोग होता है दोस्तों, और पेट्रोलियम उद्योग में, क्योंकि ये गंधक के रूप में इसमें एक अजीब तरह की स्मेल आती है, तो गंधक के रूप में होता है। उसके बाद जो होता है क्वार्टरजाइट आता है। क्वार्टरजाइट मुंगेर के खगड़िया की पहाड़ियों में पाया जाता है, जमुई और गया में पाया जाता है। तो याद रखना, क्वार्टरजाइट जो है वो मुंगेर की खगड़िया वाले रीजन में पाया जाता है, पहाड़ियों में, और जमुई में पाया जाता है, जमुई में और गया में। ठीक है, तो मुंगेर के कौन सी, खगड़पुर पहाड़ियों में, जमुई में और गया में। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। तो क्वार्टरजाइट का उपयोग जो है भवन के निर्माण सामग्री में किया जाता है, लेकिन ये मुंगेर में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है दोस्तों, और गया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, मुंगेर के रीजन जो खगड़पुर की पहाड़ियां हैं वहां क्वार्टरजाइट पाया जाता है। कहाँ पे, खगड़पुर की पहाड़ियां, याद रखना, खड़गपुर खड़गपुर की पहाड़ियों में पाई जाती है। चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर, भागलपुर, बांका और मुंगेर चीनी मिट्टी में सबसे अग्रणी जिला है। इसका उद्योग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि में इसका भी उपयोग किया जाता है। अभ्रक में नवादा, गया, जमुई और मुंगेर। अभ्रक में सबसे अधिक क्या है, नवादा है, फिर गया है, मुंगेर है और जमुई है। ठीक है, तो नवादा याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश्व में सबसे उच्च कोटि के अभ्रक बिहार में पाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे उच्च कोटि का जो अभ्रक है वो बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। अभ्रक क्या है, विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में और विद्युत उपकरण में किया जाता है मेरे दोस्तों। तो याद रखना, अभ्रक जो है सबसे ज्यादा गया, मतलब नवादा, गया, मुंगेर और जमुई में पाया जाता है। उसके बाद जो होता है वो बॉक्साइट। बॉक्साइट की क्या स्थिति है देखते हैं, बॉक्साइट की क्या स्थिति है। बॉक्साइट मेरे दोस्तों मुंगेर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मुंगेर में बॉक्साइट, और वही खड़गपुर पहाड़ियों में मुंगेर में पाया जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंगेर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया, वो बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, एल्यूमिनियम का उपयोग बृहद रूप से किया जाता है, सबको पता है। सोना जो है कहाँ पाया जाता है, जमुई वाले रीजन में सोना पाया जाता है, और जमुई के किसमें, करमिटिया में, जमुई के करमिटिया में सोना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, जमुई में। 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि सोना सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो जमुई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जमुई में कहाँ पाया जाता है, तो करमिटिया में। कहाँ पे, करमिटिया में। ठीक है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है।
और ये जमुई कहाँ पाया जाता है? करमिटिया में, करमिटिया। ठीक है। उसके बाद सोरा आता है, सोरा। सोरा क्या है? सोरा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में पाया जाता है। सोरा कहाँ पर? सारण में पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है, बेगूसराय में पाया जाता है, पूर्वी चंपारण में पाया जाता है सोरा। ठीक है। सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? सारण में, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में। सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा किसमें पाया जाता है? सोडियम में पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। पूछ लेता है क्वेश्चन कि सोरा किस रूप में पाया जाता है, तो सोडियम में और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में सोरा पाया जाता है। सोरा सबसे अधिक मात्रा में सारण में, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में इसका होता है। इसका उपयोग विस्फोट पदार्थ के रूप में बारूद बनाने में तथा पटाखा, कांच इस्तेमाल में किया जाता है। पटाखे के या कांच के इस्तेमाल में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। फिर क्वार्टर जेट कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? ठीक है। क्वाजेट कहाँ पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है, नवादा, गया में। ठीक है। इसका भी उपयोग कांच विद्युत इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। यूरेनियम यूरेनियम गया में पाया जाता है और नवादा में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य धातु है यूरेनियम। ठीक है। सिलेट जो है, सिलेट सबसे अधिक मात्रा में मुंगेर में पाया जाता है, वही खड़गपुर पहाड़ियों में। इसका उपयोग जो है सजावटी पत्थर का के रूप में किया जाता है, सिलेट का। सिलेट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज गया में पाया जाता है और मुंगेर में पाया जाता है। गया और मुंगेर में क्या मैग्नीज पाई जाती है? ठीक है। मैग्नीज कहाँ? गया और मुंगेर में। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है मैग्नीज का। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है। इकोनॉमी जो है बहुत फैक्चुअल डाटा है बिहार का, और दोस्तों क्वेश्चन भी बनते हैं इस पोर्शन से। तो क्वेश्चन बनते हैं, एस्बेस्टर कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में एस्बेस्टर पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने के लिए किया जाता है एस्बेस्टर का। एस्बेस्टर में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े जो होते हैं फायर फाइटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो याद रखना कि फायर फाइटर के इस्तेमाल के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्बेस्टर से बने कपड़ों का यूज किया जाता है। गैलेना क्या है? गैलेना बांका में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में, रसायन उद्योग में, पेंट उद्योग में किया जाता है गैलेना का। और ये बांका में पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पश्चिमी चंपारण में, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पाया पाया कहाँ जाता है? वेस्टर्न चंपारण में पाया जाता है, पूर्णिया में पाया जाता है दोस्तों, किशनगंज में पाया जाता है और कटिहार में पाया जाता है। याद रखना। उसके बाद ऊर्जा, अगर हम देखें ऊर्जा, ऊर्जा की क्या स्थिति है बिहार में? वर्ष 2024-25 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में 10 लाख यूनिट रही है। ऊर्जा की चरम मांग जो है वो 44,339 मेगा यूनिट रही है। ऊर्जा की चरम मांग आपूर्ति कितनी? आपूर्ति 44,217 मेगावाट यूनिट, और अधिशेष यानी कि माइनस का 176 मेगा यूनिट अधिशेष रहा है, मतलब इतनी कमी रही है। ठीक है। तो ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पाया है बिहार, इतनी कमी रही है, अधिशेष रहा है। और अधिक होता तो सरप्लस होता। ठीक है। फिर क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में 23-24 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 66%, नवीकरणीय ऊर्जा 34% रहा है। ठीक है। याद रखना, ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 66% और नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी का 34% रहा है। दोनों फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग जो है जो 374 किलो वाट है पर ईयर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है वर्ष में 374 किलोवाट है, 374 किलोवाट। ठीक है। उसके बाद आता है बिहार राज्य में वर्ष 24-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना है, जो 6,969 करोड़ यूनिट है। ठीक है। सबसे अधिक खपत बिजली में कहाँ होती है? पटना में होती है। और वर्ष 24-25 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर है, क्योंकि सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो वहां सबसे 155 करोड़ यूनिट मात्र खर्च हुई है। ठीक है। ऊर्जा की चरम मांग अगर हम बात करें 2025-26 में लगभग 47,969 मेगा यूनिट रही है, जो 2026-27 में लगभग 48,980 मेगा यूनिट रहने का अनुमान है। ठीक है। ऊर्जा की चरम मांग 25-26 में 8,752 मेगावाट रही है, जो कि 26 में लगभग 9,602 मेगावाट रहेगी।
मेगा यूनिट और मेगावाट में अंतर होता है, किलोवाट में अंतर होता है, मेगावाट में अंतर होता है, ठीक है, और मेगा यूनिट में भी अंतर होता है। ये इस तरीके से सबसे अलग अलग डाटा दिया हुआ। महत्वपूर्ण फैक्ट इस तरीके से है, ताप विद्युत संयंत्र जो है 66% ऊर्जा उत्पादन करते हैं। जल विद्युत, उसके बाद सौर ऊर्जा है 16% सौर ऊर्जा है। तो याद रखना, ताप विद्युत संयंत्र जो है वो 66% ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उसके बाद जो है सोलर सिस्टम जो है 16% सोलर सिस्टम। उसके बाद जल विद्युत 12%। उसके बाद दोस्तों 6% विंड, 6% विंड एनर्जी करती है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें याद रखना। सबसे ज्यादा ताप विद्युत संयंत्र 66% ऊर्जा का उत्पादन करता है और ये इसका उपयोग करता है बिहार, ठीक है। और उसके बाद जो आता है सौर विद्युत आता है, उसके बाद जल। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। कौन कौन से? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे BSEB कहा जाता है, वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया। इसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2012 में से 5 कंपनियों में विभक्त कर दिया। कितनी? 5 कंपनियों में दोस्तों विभक्त कर दिया। ए कौन सी है? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। बी है बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। सी है कि बिहार राज्य विद्युत संचारण कंपनी लिमिटेड। फिर उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। फिर दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी वितरण लिमिटेड। यानी 5, ये सभी को 2012 में 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र इस प्रकार हैं। पूछा जाता है कि ताप विद्युत केंद्र और वो किस जिले में स्थित है। तो बाढ़ ताप विद्युत केंद्र जो है, बाढ़ ताप विद्युत केंद्र जो है पटना में है। कहाँ पे है? पटना में, ठीक है। फिर बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है बेगूसराय में, पूछा गया है क्वेश्चन, बेगूसराय बरौनी में। ये PYQ है, PYQ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। बक्सर ताप विद्युत संयंत्र बक्सर में है। फिर कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ? मुजफ्फरपुर में। कांटी विद्युत उत्पादन कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ पर? कांटी दोस्तों मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद ककबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? बांका में, ककबारा, ठीक है। तो कौन सा है? ककबारा, याद रखना, ककबारा। ककबारा जो है बांका में है। नवी नवीनगर ताप विद्युत परियोजना जो है औरंगाबाद में स्टार्ट की गई, नवीनगर। तो याद रखना, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना जो है औरंगाबाद में स्टार्ट की गई है। ककबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। कांटी जो है, कांटी मुजफ्फरपुर में है। बक्सर तो बक्सर में है। बरौनी तो आपको बेगूसराय पता ही है। और बाढ़ जो है, बाढ़ वो पटना में है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नोट क्या है, परपैती भागलपुर में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। कहाँ पर? पूछेगा हाल ही में किस जगह पर ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है 2400 मेगावाट का? तो परपैती में। परपैती कहाँ पे है? भागलपुर में है। 2400 मेगावाट का ये ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, पास होते ही बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है। उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कितना होता है? 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत परियोजनाएं देखते हैं किस किस जिले में है। तो कोसी जल विद्युत परियोजना, कोसी जल विद्युत केंद्र जो कटैया बिरसापुर में है। कहाँ पे? सुपौल में, सुपौल में है। कोसी जल विद्युत केंद्र कहाँ पे? सुपौल में है दोस्तों, याद रखना। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। तो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। सोन पश्चिमी नहर जो है वो रोहतास में है। रोहतास में जिस जिस जिले से गुजरती है मोस्टली उसी से है। सोन पूर्वी नहर क्या है? औरंगाबाद में है। तो सोन पश्चिमी नहर रोहतास, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण, और डेलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। और नासरीगंज लघु विद्युत जल परियोजना ये भी रोहतास में है। तो रोहतास में काफी है दोस्तों। कौन कौन सी है? बाकी सब रोहतास में, 3 आप याद कर लीजिए। देखिए ये चारों रोहतास में, पांचों, 5 ये रोहतास में है। यहाँ पर 5 ये रोहतास में हो गई, 1 ये रोहतास में हो गई, 6। बाकी सुपौल वाली मतलब कोसी वाली सुपौल में है। पूर्वी गंडक पश्चिमी चंपारण में है। और सोन वाली रोहतास में है, ये तो पता ही है। पूर्वी गंडक औरंगाबाद, सोन पूर्वी नहर जो है वो औरंगाबाद में है।
त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, बकाया ये रोहतास रोहतास मतलब ढेलवाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में, नास नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में, जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में, और सेवारी लघु जल विद्युत परियोजना ये भी रोहतास में है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है। कौन सा? बेलसार, बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है। फिर क्या है? सिरखंडी लघु जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में सिरखंडी। अरवल लघु विद्युत, अरवल तो अरवल में है, इसे क्या ही आता है, अरवल वाली अरवल में है। सिरखंडी याद रखना रोहतास में है। बेलसार लघु विद्युत परियोजना ये अरवल में है, बेलसार। ठीक है, और अगनूर लघु विद्युत परियोजना अरवल में। तो अरवल में 3 है। ठीक है, बस अगनूर और बेलसार और उसके बाद अरवल, 3। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1-2 बार दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को 1-2 बार 1.5 की स्पीड में देख लेना, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये फैक्चुअल डाटा है, पहली बार में याद नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। ठीक है, ब्रेडा क्या है? बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। एक, सरकारी भवनों पर ग्रिड ग्रिड संपर्कित रूफटॉप और सौर विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं। निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड सर्किट रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है, और प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, प्लवित। ठीक है, उसके बाद सुपौल के राजा पोखर क्या है कि सुपौल के राजा पोखर में 3 करोड़ रुपए के व्यय के साथ स्थित कुल 525 किलोवाट पीक क्षमता वाला तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र अगस्त 2022 में काम कर रहा है। कहाँ पर? सुपौल में काम कर रहा है। वहीं दरभंगा के नाका संख्या 1 में 8.55 करोड़ रुपए के व्यय की लागत 1600 किलोवाट पीक क्षमता के तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र मार्च 2022 में काम कर रहा है। तो कहाँ एक दरभंगा में काम कर रहा है दोस्तों, एक सुपौल में काम कर रहा है। ठीक है, एक दरभंगा में। उसके बाद सोलर वाटर पंप क्या है? 50 मेगावाट की ग्रिड संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र चल रहे हैं। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड संयंत्रों का ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्रों में परिवर्तित किया गया है। सरकारी भवनों पर हाइब्रिड रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र चलाए गए हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भी शुरू की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय का कजरा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में युक्त सौर विद्युत परियोजना और भागलपुर में परपैती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, लखीसराय के कजरा में और भागलपुर के परपैती में। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लखीसराय में क्या है? कजरा और भंडारण प्रणाली सौर विद्युत परियोजना शुरू की है। भागलपुर में दोस्तों परपैती सौर विद्युत परियोजना का स्टार्ट किया गया है, परपैती में। उसके बाद क्या है? बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतियां अपनाई गई हैं। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई गई हैं। फिर बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 आती है। बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025। पंप आधारित भंडारण परियोजना चरम बिजली प्रेषणीयता और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बड़े पैमाने पर किफायती ऊर्जा भंडारण उपलब्ध कराती है। बिहार का लक्ष्य अनुकूल और सुस्थिर विद्युत ग्रिड के सहयोग के लिए पंप भंडारण योजना का विकास को बढ़ावा देना, अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभावनाओं का लाभ उठाना। और यह नीति देश की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप है, जिसमें ग्रिड के लचीलेपन नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए एक पंप भंडारण पर बल दिया जाता है। किस पे? पंप भंडारण पर बल दिया जाता है। वहीं बिहार नवीकरणीय ऊर्जा 2025 एक नीति आती है। बिहार ने नवाचार लाने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की है। राज्य का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए 2029 से 2030 में लगभग 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, कितना? 23.968 ऊर्जा, 6.1 गीगावाट भंडारण क्षमता हासिल करना है। ठीक है, उसके बाद उद्योग में देखते हैं। उद्योग में क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्योग। इंडस्ट्री में क्या है? अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। ठीक है, उद्योग क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जा सकता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26.8% है।
तो इतना याद रखना, जो 25-26 में जो है इंडस्ट्रियल का कितना 26.1% योगदान है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योग की संख्या में सीमित है, लेकिन बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के प्रमुख उद्योग, सबसे पहले चीनी उद्योग क्या है। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में बना है। डेट पूछ लेता है कहाँ पर, मढ़ौरा में, और ये कहाँ पे, सारण में। मढ़ौरा कहाँ पे पाया जाता है, सारण में पाया जाता है। यह स्थापित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिले हैं। बिहार में वर्तमान में कितनी चीनी मिले हैं, 11 चीनी मिले हैं, जिनमें से 10 चालू अवस्था में है और हाल ही में रानी मतलब रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसमें, रीगा को। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 60.88 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों दुग्ध उद्योग में क्या स्थिति है बिहार की। एक बार देख चुके हैं, लेकिन अब विस्तार से देखते हैं। बिहार कृषि एवं पशुपालन में समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में 134 लाख टन दूध उत्पादन किया है बिहार ने। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देसी गौपालक योजना प्रारंभ की गई है। जो 7 निश्चय 2 योजना प्रारंभ की गई है, उसके तहत पशुपालन हेतु देसी गौपालन योजना का प्रारंभ किया गया। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गांव में दुग्ध क्या है, सहकारी समिति की स्थापना की गई। कितने, 7,000 गांव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई निश्चय 2 के तहत। फिर उसके बाद आता है जूट उद्योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, एक पूर्णिया में है, कटिहार में है और दरभंगा में। निम्नलिखित में से किस किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जूट उद्योग के कारखाने हैं, तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट दे दे तो उसे नकार देना बिल्कुल, ठीक है। पूर्णिया के मारागांव के एक जूट पार्क स्थापित किया गया। पूर्णिया में कहाँ पे, मारागांव में, ठीक है। पूर्णिया के मारागांव में एक जूट पार्क स्थापित किया गया है। वहीं अगर हम देखें, बिहार जो है, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है। बिहार बिहार जो है वेस्ट बंगाल के बाद सेकंड सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है, क्योंकि उसका पड़ोसी राज्य है, तो वहां पर वही अवस्थाएं पाई जाती हैं। वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ और डुमराव एवं गया में है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो फुलवारी शरीफ में, डुमराव में और गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर और मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र उद्योग छोटी छोटी मिलें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी मतलब मुंगेर में, भागलपुर में, बक्सर में, ठीक है। बिहार में भागलपुर रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि रेशम के वस्त्र उत्पादन के लिए कौन है, भागलपुर। तो आपकी रेशम के नाम पूछ के पूछेगा। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान कहाँ पे, फुलवारी शरीफ, डुमराव और एवं गया, तीन है, फुलवारी शरीफ, डुमराव और गया है। बिहार भागलपुर में रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। मालबरी, तसर और अंडी, ठीक है। सीमेंट उद्योग इंपोर्टेंट है, तो बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में दालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है, ठीक है। बिहार में दालमिया नगर जो है, दालमिया नगर कहाँ पे, बंजारी, दालमिया नगर और बंजारी रोहतास के सीमेंट उद्योग के लिए स्थापित किए गए हैं। फिर कृषि उत्पादन उद्योग क्या है, कृषि उत्पादन। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों। बिहार में कृषि आधारित जो है वो चीनी है, जूट है, इथेनॉल है, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी और प्लाईवुड आदि उद्योग मतलब बृहद संभावनाएं हैं। बिहार में भागलपुर, बक्सर और कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। 3 फूड पार्क, तो कहाँ कहाँ पर फूड पार्क, भागलपुर में, बक्सर में और कटिहार में, ठीक है। बीबीके, भागलपुर, बक्सर और कटिहार में, बीबीके में। याद रखना, बिहार में 3 जगह 3 फूड पार्क स्थापित किए हैं, भागलपुर में, बक्सर में और कटिहार में।
बिहार वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पर आता है। अगर हम खाद्य में देखें तो 7वें स्थान में, सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पे, और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर आता है, याद रखना। ठीक है, तो खाद्य यानी कि फूड में क्या होता है 7वें स्थान पर, और सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर, वहीं फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर आता है। ये बेसिक जानकारी है, याद रखना। तो बिहार वर्तमान में खाद्य उत्पादन में 7वें नंबर पर आता है, फल उत्पादन में 6ठे नंबर पर आता है, और सब्जी उत्पादन में 3रे नंबर पर आता है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, सबको पता है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर को मोतीपुर एवं मेगा फूड पार्क में निर्माण किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया। कहाँ पर? मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया। कहाँ पे? पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। उसके बाद बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं? तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कौन कौन से ऐसे उपक्रम हैं जो सार्वजनिक हैं? तो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCIL, बरौनी में है। ठीक है, कौन सा? फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है, बरौनी में। फिर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड जो है वो बरौनी, ये भी बरौनी में। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, तो बैगन कहाँ पाए जाते हैं? बैगन, बैगन मोकामा में। ठीक है, तो भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना वही तुम्हारे मधेपुरा में है। रेलवे विद्युत इंजन, रेल के पहिया कारखाना जो है वो बेला सारण में है। याद रखना, रेलवे विद्युत इंजन संयंत्र का मतलब इंजन कारखाना मधेपुरा में है, ठीक है। रेलवे का जो पहिया कारखाना है वो बेला सारण में है। ठीक है, डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना जो है मडौरा सारण में है। तीनों चीजें। फिर क्या है? फिर कैरेज रिपेयर, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप कहाँ है? हरनौत नालंदा में। यार ये सही तरीके से पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी, और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कहाँ पे? बरौनी। तो दोनों कारपोरेशन जो लिमिटेड हैं, दोनों कारपोरेशन लिमिटेड बरौनी में पाए जाते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड हो या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड हो। कहाँ पाए जाते हैं? बरौनी में पाए जाते हैं। फिर बैगन आपको पता है, बैगन मोकामा में पाया जाता है। भारत बैगन एंड इंजीनियर कंपनी लिमिटेड, भारत बैगन एंड इंजीनियर, भारत का बैगन याद रख लेना, मोकामा में पाया जाता है। रेलवे विद्युत इंजन, जो इंजन वाला है, इंजन कारखाना, वो मधेपुरा में पाया जाता है। ठीक है, रेलवे विद्युत इंजन जो इंजन वाला है मधेपुरा में, लेकिन पहिए वाला है बेला सारण में पाया जाता है। ठीक है, फिर डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन, जो डीजल वाले हैं मडौरा सारण में पाया जाता है, ये तो हमेशा करंट में भी रहता है, मडौरा सारण वाला। फिर कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है वो हरनौता नालंदा में है, हरनौता नालंदा में। उसके बाद बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से बिहार राज्य के अधीन है? तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। कहाँ पर? फतुहा। ठीक है, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा। अब आपको कुछ याद आता होगा फतुहा से। ठीक है, जो फल्गु नदी है दोस्तों, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो फल्गु नदी है वो फतुहा में ही आपसे मिल जाती है। ठीक है, तो क्या है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में। अब ये तीन चीजें पटना में है, कौन कौन सी? ये भी पटना में, ये भी पटना में। 4 3 7 8 9 चीजें पटना में है, सिर्फ एक है बिहार स्टेट सिल्क, सिल्क भागलपुर में है। कौन सा? सिल्क, बिहार स्टेट स्पन सिल्क, ये भागलपुर में है। बाकी सब पटना में पाए जाते हैं, चाहे वो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड हो, चाहे वो बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे वो बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन हो, चाहे वो बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड हो, फिर बिहार स्टेट स्पन सिल्क, सिल्क वाला भागलपुर में, फिर बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हो, फिर बिहार स्टेट क्या है फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन हो, चाहे बिहार स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन हो, चाहे बिहार स्टेट बुक पब्लिक कारपोरेशन हो, ये सब पटना में पाए जाते हैं। तो बिहार में औद्योगिक इकाइयां एवं क्षेत्र, तो कौन कौन सी औद्योगिक? चमड़ा जो है वो पटना में पाया जाता है, चमड़ा की औद्योगिक इकाई जो है पटना और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। चीनी उद्योग पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन यही होता है। कागज जो है वो समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में पाया जाता है। समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में कागज पाया जाता है।
रेशम भागलपुर में पता ही है आपको। सूती वस्त्र जो है गया आपको पता है पहले स्थान पर, उसके बाद पटना, सिवान, भागलपुर। औषधियां जो है वो मुजफ्फरपुर में पाई जाती हैं, मुजफ्फरपुर औषधि के लिए। सीमेंट जो है वो रोहतास में पाया जाता है। उर्वरक जो है बरौनी में पाया जाता है, बरौनी बेगूसराय है। ठीक है, बरौनी कहाँ है? बेगूसराय में है। और प्लाईवुड जो है दोस्तों हजारीबाग, हजारीपुर में पाया जाता है, पूर्णिया और पटना में। कालीन जो है वो ओबरा औरंगाबाद में पाई जाती है। तेल शोध जो है वो बरौनी में पाया जाता है, तेल शोध बरौनी में। तेल शोधन जो है वो बरौनी में पाई जाती है। और कुछ जानकारी है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा की स्थापना 1974 में की गई है। पीवाई की है, अच्छी तरीके से याद रखना। तो बियाडा की स्थापना 1974 में की गई है। कितने में? 1974 में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक पटना में है, एक भागलपुर में है, एक मुजफ्फरपुर में है, एक दरभंगा में। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? पटना में है, भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है और दरभंगा में है। 9 क्लस्टर हैं। 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र में ये है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 आती है। तो बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 आती है। ये भी पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू बस याद रखना, क्वेश्चन रिवीजन करता रहता है, मतलब बिहार रिपीट ही करता रहता है यार। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति आती है। 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 आता है। ठीक है। परिवहन क्या है? परिवहन बिहार में परिवहन के साथ सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन के मौजूद हैं। तो सड़क परिवहन में यही यातायात को सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क जो है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार क्या कहता है? क्या कहता है कि एक सेकंड, एनएच यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6,389 किलोमीटर है बिहार में। सर्वाधिक जो है पटना में है, 506 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके सबसे कम जो है शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर। तो शिवहर बहुत चीजों में आपको सबसे कम दिखेगा। अगर आपको तुक्का मारना हो तो शिवहर लगाइए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कम मात्रा में शिवहर दिखाए। छोटा सा जिला है बेचारा, करे क्या। प्रांतीय राजमार्ग जो है, प्रांतीय यानी स्टेट हाईवे 3,617 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा स्टेट हाईवे जो है, सबसे अधिक 211 किलोमीटर गया में है। और फिर वही शिवहर में सबसे छोटा स्टेट हाईवे 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ यानी कि मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है 16,784 किलोमीटर, ये भी पटना में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे कम शिवहर में। ग्रामीण पथ अगर हम बात करें, ग्रामीण 1,19,66 किलोमीटर 67 किलोमीटर है। मधुबनी में सबसे अधिक मात्रा में ग्रामीण सड़क पाया जाता है, ग्रामीण मधुबनी में। सबसे कम मात्रा में ये अरवल में पाया जाता है, 498 किलोमीटर। तो अरवल में ग्रामीण सड़क सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। बिहार से गुजरने वाले 4 मेगा एक्सप्रेस वे कौन कौन सा है? तो बिहार से कितने 4 मेगा एक्सप्रेस वे गुजरते हैं। एक गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस 417 किलोमीटर। फिर रक्सौल हल्दिया 408 किलोमीटर। बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर। पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर। कौन कौन सा गुजरता है? गोरखपुर सिलीगुड़ी, फिर रक्सौल हल्दिया, बक्सर भागलपुर और पटना पूर्णिया, ये 4 गुजरते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वे। प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 3,167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। तो अगर रोटो की डेंसिटी के आधार पर देखें तो बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। पथ घनत्व, पथ घनत्व कितना है? तीसरे स्थान पर आता है। रेल परिवहन, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण जो है 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय मार्ग तक किया गया था। हावड़ा से मुगल सराय तक कब? 1862 में। उसके बाद भारत में रेल परिवहन बिहार का 8वां स्थान है। बिहार में भारत में 8वां, भारत में रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। ठीक है। और ये पथ घनत्व में तीसरा स्थान है। भारत के रेल नेटवर्क का 5.4% ही मतलब बिहार में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्चुअल डाटा है, बहुत ज्यादा याद करना और इन्हें याद रखना कि बिहार के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ था और ये हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान चला था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। कितना? 8वां है। और भारत के रेल नेटवर्क 54 मतलब 5.4% है बिहार। उसके बाद दोस्तों बिहार में कुल चार रेल मंडल हैं। एक सोनपुर मंडल है। कौन सा? सोनपुर, जो ईसीआर के नाम से जाना जाता है। फिर दानापुर मंडल है, वो भी ईसीआर। और समस्तीपुर मंडल है, वो भी ईसीआर। फिर कटिहार मंडल एनएफआर, नॉर्थ सेंट्रल रीजनल, ठीक है, रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे पाया जाता है।
भारतीय रेलवे में 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पड़ता है, इसमें पूर्व मध्य रेलवे। बिहार में 19 रेलवे जोन है, एकमात्र रेल जोन बिहार में पड़ता है, इसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। तो पूर्व मध्यम रेल जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को रखा। पटना की जो मेट्रो है वो 17 फरवरी 2019 को मोदी जी ने रखा। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर से लेकर दानापुर खेमचीक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दानापुर से कहाँ तक? खेमचीक तक किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम के द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में लगभग भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा 20-20% व्यय किया जाएगा और 60% जो है सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण यानी कि जीका द्वारा किया जाएगा। 20% केंद्र सरकार, 20% राज्य सरकार, 40% जापान सरकार, तो 60% जापान मदद करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा एक हिस्से का उद्घाटन कर दिया। कितने मुख्यमंत्री जी थे? नीतीश कुमार जी ने। इन्होंने 6 अक्टूबर 2025 को, कब? 6 अक्टूबर 2025 को पटना की एक रेलवे मेट्रो उसका शुभारंभ किया। 3.45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल 0 माइकल से भूतनाथ तक। ठीक है, उसके बाद सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। इसमें मुजफ्फरपुर मेट्रो शहर बनेगा, गया बनेगा, दरभंगा बनेगा और भागलपुर। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ठीक है, बनेगा। इसमें भी भाई 20-20% केंद्र राज्य और 60% जो है वो बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। बाहरी अभिकरण जो भी हो उसके द्वारा 60% किया जाएगा, 20-20% राज्य और केंद्र रखेगा 20%। ठीक है, एयर में क्या है? वायु परिवहन क्या है? ठीक है, बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई थी। कब हुई थी वायु परिवहन की शुरुआत? 1960 में। फिर भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 को स्वीकृति की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई थी। और 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। कब? 29 मई 2025 को नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। हवाई अड्डा, स्थान और प्रकार। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में स्थित है और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय। दरभंगा हवाई अड्डा गया में है, ये घरेलू है। तो दरभंगा वाला दरभंगा में है। और चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में, चूनापुर। ठीक है, चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ पर है? पूर्णिया में है चूनापुर। और ये रक्षा के लिए है। 4 हवाई अड्डा बिहार में पाए जाते हैं। नोट, इन हवाई अड्डों के अलावा 13 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का काम विभिन्न चरणों में है। हवाई अड्डे हैं सुल्तानपुर जो भागलपुर में है, राजगीर नालंदा में है, बिहटा पटना में है। ये सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, सुल्तानपुर भागलपुर में, राजगीर नालंदा, बिहटा पटना, मधुबनी मुजफ्फरपुर, बीरपुर वैशाली, मुंगेर छपरा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर आदि आदि में 13 ऐसे और जिला हैं या 13 ऐसे और हवाई अड्डा हैं जहां बनेंगे। जल परिवहन में बिहार की क्या स्थिति है? जल परिवहन समुद्र और नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। ठीक है, वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। इसमें बिहार से गुजरने वाले जलमार्गों की सूची इस प्रकार है। तो सबसे पहले बिहार का जो नेशनल वाटरवे वन गुजरता है वो गंगा नदी पे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लगभग 1620 किलोमीटर तक ये गुजरता है, 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 जो है वो गंडक नदी में है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सहयोग से 296 किलोमीटर। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे 37 गंडक नदी। 40 क्या है नेशनल वाटरवे? 40 क्या है? घाघरा नदी में, बिहार और उत्तर प्रदेश के सहयोग से। 35
54 क्या है, कर्मनाशा रिवर, ये भी बिहार और उत्तर प्रदेश के सहयोग से। तो गंडक, घाघरा, कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश के सहयोग से है। नेशनल हाईवे ये 5, 1, 2, 3, 4, 4 राज्यों से मिलकर बना है। उसके बाद दोस्तों कोसी नदी जो है वो बिहार का है, पुनपुन बिहार का है और सोन बिहार का है। ठीक है, कोसी बिहार का, पुनपुन बिहार का, सोन बिहार का। बाकी 3 में बिहार और उत्तर प्रदेश सहयोग कर रहे हैं। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना क्या है? 7 निश्चय 1 2015 में शुरू की गई, 7 निश्चय 2 2020 में, और 7 निश्चय 3 2025 में। 7 निश्चय 2015, 7 निश्चय 2 2020 में, 7 निश्चय 3 2025 में। सबके क्या है? 7 निश्चय तो 7 एक आर्थिक आर्थिक हल युवाओं का आर्थिक हल युवाओं को बल, मतलब आर्थिक रूप से हल करेंगे, युवाओं में बल आएगा फिर। ठीक है, ये बन की है। दूसरा क्या था? आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, आरक्षित रोजगार और महिलाओं का अधिकार। हर घर बिजली लागत, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर नल का जल पहुंचेगा। फिर घर तक पक्की गली नालियां होंगी, शौचालय निर्माण और घर सम्मान होगा। और 7वां था कि अवसर बढ़े आगे पढ़े। ठीक है, अवसर बढ़े और आगे पढ़े। उसके बाद जो आता है 7 निश्चय 2 के तहत क्या आता है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति नंबर 1, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा, ये 7 निश्चय 2 में था। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 7 निश्चय 3 की क्या है? दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग होगा, सशक्त बिहार होगा। कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि में अगर प्रगति मिलेगी तो प्रदेश को समृद्धि मिलेगी। उन्नत शिक्षा होगी, उज्जवल भविष्य होगा। उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, मजबूत आधार, सबका सम्मान, सबका आसान, जीवन आसान, सबका सम्मान होगा और जीवन आसान होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखना। हर बार 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लेक्चर होगा बिहार में पर्यटन से होगा दोस्तों। ये हमारा 4 नंबर चैप्टर्स कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से हमने आज कंप्लीट कर लिया है, मुझे लगता है 1.5 घंटे हुए होंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अप्रिशिएट करने के लिए उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए जितना हो सकूं करूं, लेकिन दोस्तों ये आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारी वीडियो को रिदम में लाएं, लाइक करें। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 1.5 की स्पीड से देख लें, तीसरी बार रिवीजन कर लें 1.5 की स्पीड से, क्योंकि 1-1.5 घंटे में पूरा इकोनॉमी अगर कवर हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। 2-3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रहें आप हमारे साथ।